नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का। अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? चलिए, हमने बात की थी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के परिप्रेक्ष्य में और उस संदर्भ में बात कर रहे थे। हमने कल अंतिम क्लास ली थी आपकी और उसमें बात करे थे जालोर के चौहान राजवंश के परिप्रेक्ष्य में। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, आज हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों एक ऐसे मुद्दे पर जिसके बारे में अक्सर सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। टॉपिक है मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने कि जो हमारी दिल्ली सल्तनत रही है उसके साथ हमारे मेवाड़ राज्य के रिलेशंस जो है वह कैसे रहे हैं। तो पहला ही टॉपिक बड़ा गजब का है, मेवाड़ व दिल्ली सल्तनत। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अभिनंदन। और बहुत ज़बरदस्त सवाल है। क्लास अच्छी लगे तो इसे अपने प्यारे साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे मेवाड़ का इतिहास एक ऐसा इतिहास है जिसे हम स्वतंत्रता के प्रेमी इतिहास के तौर पर जानते हैं। यहाँ के राजाओं ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक त्यागना बहुत अच्छा समझा था। यह यहाँ की आन बान शान में शामिल होता है। मेवाड़ में मूल रूप से गुहिलों का शासन था। गुहिल के बाद सिसोदिया यहाँ पर शासन करते हैं। ये बात थोड़ा सा समझिए। संस्थापक गुहिल था। गुजरात के शासक शीला द्वितीय का पुत्र था। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण राजा बप्पा रावल हुआ जो यहाँ का संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। लेकिन चूंकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में होती है और उधर 1213 ईस्वी में एक शासक बनता है, नाम आता है जैत्र सिंह। बताओ भाई, क्या नाम गद्दी पर बैठा? याद रखिएगा, जैत्र सिंह। बहुत अच्छे से कुछ बातों को समझने की कोशिश करिए। 1213 में गद्दी पर बैठा और 1250 ईस्वी तक यह गद्दी पर रहा। क्या ये बात क्लियर हो गई? 1250 से 1213 ईस्वी। कहा जाता है कि इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा, उन्होंने जैत्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा है। इनके इतिहास की शुरुआत होती है 1227 ईस्वी से। कब की बात आता है? जब 1227 ईस्वी में 1227 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया और उस युद्ध को कहते हैं भूताला का युद्ध। बताओ क्या कहते हैं सर? याद रखना जी, भूताला का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में हमारे राजा जैत्र सिंह के द्वारा एक मुस्लिम आक्रमणकारी था, नाम था इल्तुतमिश। इस इल्तुतमिश को पराजित किया जाता है। तो ये भूताला के युद्ध जो 1227 में हुआ था, इसमें जैत्र सिंह जीत गए और इल्तुतमिश हार गए। भूताला के युद्ध का वर्णन जय सिंह सूरी ने अपनी किताब हम्मीर मदमर्दन में किया है। इसका वर्णन किसने किया है? तो वर्णन मिलता है साहब, याद रखना, जय सिंह सूरी की पुस्तक हुई है, नाम है हमीर मद मर्दन। इस किताब में हमें यह जानकारी देखने को मिलती है। तो 1227 ईस्वी के भूताला के युद्ध में जय सिंह सूरी ने इसकी जानकारी दी है हमीर मदमर्दन नाम की किताब। क्लियर हो गई? जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को हराया था। जैत्र सिंह, अब जैसे ही भाई साहब इल्तुतमिश हारा तो दिल्ली का अगला शासक सोचे जी मैं भी चलूं, मैं भी आक्रमण करूंगा और मैं भी हार करके आऊंगा। मजा आता है मेवाड़ के महान राजाओं से हारने का। तो 1248 ईस्वी में एक शासक था, नाम था नासिरुद्दीन महमूद, उसे पराजित कर दिया जाता है। तो जैत्र सिंह के द्वारा ही 1248 ईस्वी में दिल्ली के शासक, और इस दिल्ली के शासक का नाम क्या था? तो याद रखना, नाम आता है नासिरुद्दीन महमूद। बताओ भाई क्या नाम आता है? तो भैया नासिरुद्दीन महमूद को पराजित किया। क्या ये बात क्लियर हो गई? किसे पराजित किया? नासिरुद्दीन महमूद को यहाँ पर पराजित कर देते हैं। और यह कौन था? दिल्ली का राजा था। नासिरुद्दीन महमूद वही व्यक्ति है जो कुरान की जो है प्रतिलिपियां हाथों से तैयार किया करता था। क्या ये बात क्लियर हो गई? और उसे बेचा करता था। इसीलिए इसे शाही दरवेश कहा जाता है, दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा जाता है। अब मेरे प्यारे साथियों, जैत्र सिंह का इतिहास कितना गजब का है ना? क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को पराजित किया और दिल्ली के शासक नासिरुद्दीन को पराजित किया। यानी कि मेवाड़ का एक ऐसा राजा जिसने दिल्ली के दो राजाओं को पराजित किया। इसीलिए उदयपुर का एक चिरवा अभिलेख है। उस चिरवा अभिलेख में जैत्र सिंह को प्रलय मरुत सदृश्य कहा गया है। मरुत होता है रेत, रेत में उड़ने वाली जो आंधी होती है उसके समान यहाँ कहा गया है।
डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जैत्र सिंह को रण रसिक कहा है। रण रण यानी कि युद्ध, और रसिक का मतलब प्यार करने वाला, यानी कि युद्ध को प्यार करने वाला। जैत्र सिंह की मृत्यु के बाद में 1250 से 1273 ईस्वी तक इसका पुत्र तेज सिंह गद्दी पर रहा। तो अगला महत्वपूर्ण राजा कौन बना भाई साहब, याद रखना, तेज सिंह। ठीक है, और तेज सिंह 1250 में गद्दी पर बैठा और यह मूल रूप से 1273 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। तेज सिंह के बारे में एक बात याद रखिएगा कि इसने बलबन को पराजित किया था। किसको पराजित किया, तो भैया याद रखना, बलबन को पराजित किया। और बलबन को पराजित करके एक उपाधि धारण करी, उपाधि थी परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की। याद करो, दिल्ली के सुल्तान जो है ना भाई साहब, इनका एक ही उद्देश्य रह गया था जीवन का। क्या उद्देश्य रह गया था कि चलो चलो बेटा है क्या, बैठे बैठे करना है क्या, करें कुछ काम, चलो करते हैं मेवाड़ पर आक्रमण। ठीक है, और जैसे ही भाई साहब मेवाड़ पर आक्रमण करते तो मेवाड़ के प्रतापी राजा ने पकड़ पकड़ करके कूटते। तो मेरे दोस्त बलबन को पराजित किया और पराजित करके एक उपाधि धारण करी, डेट्स कॉल परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की। कौन सी उपाधि धारण करी, तो परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि तेज सिंह धारण कर लेता। किसको पराजित करने के बाद, दिल्ली के शासक बलबन को पराजित करने के बाद। अब चूंकि हमारा टॉपिक बड़ा गजब का है, टॉपिक क्या है मेरे प्यारे साथियों, टॉपिक है जी मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत। तो बीच में इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों का कोई हम चर्चा नहीं करेंगे। नहीं तो तेज सिंह के शासनकाल में ही 1260 ईस्वी में आहड़ एक जगह होती है उदयपुर में, ठीक है, इसी आहड़ में कमल चंद्र के द्वारा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ का चित्रांकन किया गया और यह ग्रंथ मेवाड़ चित्रशैली का पहला चित्रित ग्रंथ माना जाता है। वर्तमान में यह श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ जो है वह अमेरिका के बोस्टन संग्रहालय में रखा हुआ है। तो इसके बारे में भी चर्चा कर सकते थे, लेकिन चूंकि हमारा टॉपिक ही अलग है तो कोई महत्व यहाँ पर नहीं बनता है। क्या ये बात क्लियर हो गई। चलिए, इसके बाद अगला राजा 1273 में गद्दी पर बैठा, नाम आता है समर सिंह। बताओ भाई अगला राजा कौन गद्दी पर बैठा, तो मेरे दोस्त याद रखना जी, समर सिंह। ये समर सिंह वही है जो रावल रतन सिंह के पिताजी हैं, ठीक है ना। 1273 में गद्दी पर बैठे और 1302 ईस्वी तक यह गद्दी पर शासन करते हैं, ठीक है। समर सिंह ने 1399 ईस्वी के आसपास की बात है, 1299 ईस्वी के आसपास की बात है, यह अलाउद्दीन के दो सेनापति उलूग खान और नुसरत खान को पराजित कर देते हैं। ठीक है, 1299 ईस्वी में याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापतियों उलूग खान व नुसरत खान को हराया। क्या ये बात क्लियर हो गई, इन दोनों को पराजित कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर एक बड़ी गजब की बात आप यहाँ पर देखिए, क्या देखिए कि सबसे पहले गद्दी पर जैत्र सिंह 1213 में गद्दी पर बैठे, 1250 तक रहे। 1226 में भूताला का युद्ध हुआ, इल्तुतमिश को हराया। भूताला के युद्ध की जानकारी जय सिंह सूरी, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, इनकी किताब है हमीर मद मर्दन, इसमें जानकारी मिलती है। इसी जैत्र सिंह के द्वारा 1248 में दिल्ली के शासक नासिरुद्दीन महमूद को हराया गया। इनके बाद गद्दी पर बैठे इनके पुत्र तेज सिंह 1250 से 1273, इन्होंने दिल्ली के शासक बलबन को हराया। क्या ये बात क्लियर हो गई, और बलबन को हरा करके परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि को यह धारण कर लेते हैं। क्लियर। इसके बाद समर सिंह 1273 से 1302, सर 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापतियों उलूग खान और नुसरत खान को हराया। क्या ये बात क्लियर हो गई, हाँ या ना का जवाब जरूर साझा करिएगा। क्लियर हो गई, चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए हम आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा उपयोगी है और बड़ी महत्वपूर्ण है। सर एक ऐसा राजा जिसका इतिहास अपना अलग ही अद्भुत इतिहास रखता है, नाम आता है रावल रतन सिंह का इतिहास।
ठीक है, क्या नाम आता है जी? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह के बारे में याद रखिएगा, 1302 में गद्दी पर बैठा और मूल रूप से 1303 ईस्वी तक शासन करता है। सबसे पहले ये बात याद रखिएगा जी, यह रावल शाखा का अंतिम शासक है। कौन सी शाखा? रावल शाखा का अंतिम शासक। ठीक है, देखो रावल शाखा और राणा शाखा मूल रूप से दो भाग हो जाते हैं, और रावल शाखा किसकी थी? तो याद रखिएगा गुहिल वंश की। ठीक है ना, गुहिल वंश की रावल शाखा। मामला क्या है, थोड़ा सा ये समझिए कि गुहिल वंश में एक शासक हुआ है जिसका नाम आता है रणसिंह, या हम उसे ही कर्ण सिंह कहते हैं। उसके समय गुहिल वंश दो भागों में बढ़ जाता है, एक नाम आता है रावल शाखा और एक आता है राणा शाखा। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? शेम सिंह ने रावल शाखा की और मेरे दोस्त राहाप जो हैं उसने राणा शाखा का नेतृत्व किया था। अब इसी के समय, रावल रतन सिंह के समय, मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, 28 जनवरी सन 1303 को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। कहां पर आक्रमण किया? चित्तौड़ पर आक्रमण किया। लगभग 8 महीने के घेरे के उपरांत 26 अगस्त सन 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी जो है वह चित्तौड़ को जीत लेता है। अरे बताओ, क्या ये बात क्लियर हो गई? चित्तौड़ जीत लेता है। अब जब हम इस अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की चर्चा करते हैं तो कुछ व्यक्तियों का नाम आता है। सबसे पहले एक नाम लिखना चाहूंगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा, डेट्स कॉल्ड रावल रतन सिंह। बताओ, क्या ये बात क्लियर हो गई? रतन सिंह के बाद में अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं तो एक नाम लिखना चाहूंगा, सिंहल द्वीप। सिंहल द्वीप जो है इसमें राजा हुआ करते थे गंधर्व सेन। गंधर्व सेन के पुत्री थी, नाम थी पद्मिनी। पद्मिनी के पास था हीरामन तोता। रावल रतन सिंह की एक रानी का नाम लिखना चाहूंगा, नागमती। ठीक है, एक लिखना चाहूंगा राघव चेतन, एक लिखना चाहूंगा अलाउद्दीन खिलजी, एक लिखना चाहूंगा गोरा और बादल। बताओ भाई, क्या ये बात क्लियर हो गई? फिर हम लिखेंगे खिजर खान। अरे बताओ, क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या लिखेंगे भाई साहब? खिजर खान हम यहाँ पर नाम लिखते। तो बहुत अच्छे से कुछ बातों को समझिएगा, हम इतिहास में जानने की कोशिश कर रहे हैं पद्मिनी की कहानी। पद्मिनी की कहानी सबसे पहले 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी किताब पद्मावत में लिखी है। यह बात थोड़ा सा समझिएगा। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के लगभग लगभग ज्यादा भी नहीं तो 240 सालों के बाद में यह कहानी लिखी गई है। ठीक है, तो आइए कुछ बात आप लोगों के साथ में करते हैं। देखो, कहानी की शुरुआत होती है चित्तौड़ से। चित्तौड़ में रावल शाखा यानी कि गुहिल वंश का एक शासक था, नाम था रतन सिंह। बड़े गजब तरीके से शासन कर रहे थे, बहुत बहादुर थे, वीर थे, प्रतापी थे, गौरवशाली थे और अपनी परंपरा के महान राजा थे। ठीक है, अब चित्तौड़ से सैकड़ों मील दूर एक राज्य हुआ करता था, सिंहल द्वीप। इतिहास में इस सिंहल द्वीप की तुलना श्रीलंका से की जाती है और इसे मोतियों का देश कहा जाता है। यहाँ का राजा था गंधर्व सेन और गंधर्व सेन के एक बहुत सुंदर पुत्री थी, नाम था पद्मिनी। ठीक है, अब इस पद्मिनी के पास एक सुंदर सा तोता था, नाम था हीरामन तोता, और ये हीरामन तोता बोलने वाला था। अब एक समय की बात रही, यह हीरामन तोता जो है उड़ करके चला आया चित्तौड़। ठीक है, किस्मत देखिए भाई साहब तोते की, कहाँ आ गया? चित्तौड़। चित्तौड़ में वीर कर्तव्य निष्ठ राजा रावल रतन सिंह शासन कर रहे थे और उनकी एक पत्नी थी नागमती। नागमती के सामने आकर के यह हीरामन तोता पद्मिनी की तारीफ करता है। इस तारीफ को सुन लेते हैं हमारे रावल रतन सिंह जी। भाई साहब मजो आई क्यों, इतने सुंदर राजकुमारी है गंधर्व सेन की, और इतिहास में क्या कहा जाता है कि जब पानी पीती थी तो गले में से दिखता था। यह उपमा सही नहीं है, इसीलिए मैंने पद्मिनी की उपमा में एक नया शब्द जोड़ा है कि इतनी सुंदर थी जितनी सुंदर चांद की चांदनी होती है। मैं माता पद्मिनी को कोटि कोटि वंदन करता हूँ। मेरे दोस्त, जैसे ही रानी पद्मिनी या राजकुमारी पद्मिनी की कहानी राघव हमारे रावल रतन सिंह जी ने सुनी, उन्होंने सोचा यार इनसे तो मैं शादी करूंगा। तो वह एक योगी का वेश लेकर के गंधर्व सेन के महल के बाहर चले जाते हैं, यानी कि सिंहल द्वीप चले जाते हैं और वहां पर करने लगते हैं तपस्या।
गंधर्व सेन को शक हुआ कि भाई ये व्यक्ति कौन है जो योगी के वेश में यहाँ आकर के तप कर रहा है। सैनिकों को भेजा कि जाओ भाई पता लगाओ और यह कौन है। तो पता लगाया गया तो पता चला कि यह कोई और नहीं, चित्तौड़ के महान यशस्वी प्रतापी कर्तव्यनिष्ठ वीर और मतलब गजब के राजा हैं। नाम है रतन सिंह और यह आपकी पुत्री पद्मिनी से विवाह करने आए हैं। गंधर्व सेन ने कहा वाह, अहो भाग हमारे, देवता द्वार पधारे। यह बात कही, भगवान द्वार पधारे, प्रभु द्वार पधारे, ईश्वर द्वार पधारे। गंधर्व सेन ने बड़ी जोरदार तरीके से रावल रतन सिंह का महल में स्वागत किया और धूमधाम के साथ अपनी पुत्री पद्मिनी का विवाह कर दिया रावल रतन सिंह के साथ। रावल रतन सिंह पद्मिनी से विवाह करके चित्तौड़ लौटे और चित्तौड़ में जगह जगह रावल रतन सिंह और राजमाता पद्मिनी के विवाह की चर्चा होने लगी। इन्हीं के दरबार में एक तांत्रिक रहा करता था, नाम था राघव चेतन। कौन था जी? तांत्रिक था, तंत्र विद्या का सिद्धस्त था। इस बात का पता चला मेरे दोस्त रतन सिंह को, तो रतन सिंह ने राघव चेतन को देश निकाला दे दिया कि चले जाओ मेरे दरबार से। राघव चेतन नाम का तांत्रिक भाई साहब अपना अपमान सहन नहीं कर सका, ठीक है, वह चला गया अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली। दिल्ली जाकर के अलाउद्दीन खिलजी को मोटिवेट करता है कि हे शासक, हे राजा, हे सुल्तान, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे हीरे में कहीं सारे मोती है पर एक मोती नहीं है। अलाउद्दीन ने कहा कौन सा मोती नहीं है भैया, सारे तो हैं। नहीं एक नहीं है जी। बोलो क्या सा नहीं है? बोला चित्तौड़ में बहुत सुंदर रानी है पद्मिनी, वह तुम्हारे पास नहीं है। तो इतिहास कहता है कि इस राघव चेतन नाम के तांत्रिक ने अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए मोटिवेट किया। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, योजना बनाता है और आक्रमण कर देता। 28 जनवरी 1303 की यह बात है। आता है, चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। मेरे प्यारे साथियों, जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया तो उस समय चित्तौड़ को जीतना मुश्किल था। परिणाम स्वरूप राघव चेतन ने सारे गुप्त द्वार बता दिए कि यहाँ से करो, लेकिन फिर भी अलाउद्दीन खिलजी सफल नहीं हो पाया। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह को लेटर भेजते हैं जी, हाँ जी भाई साहब नमस्कार, आप बहुत बड़े प्रतापी राजा हैं और हमें पता है कि राजपूतों की मेहमान नवाजी बड़ी प्रसिद्ध है, हम तो आपके मेहमान हैं, स्वागत नहीं करोगे हमारा? रावल रतन सिंह ने कहा जी बिल्कुल करेंगे, आओ पधारो, भोजन करेंगे साथ में। तो रावल रतन सिंह के आगम जो हैं उनके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ के महल में प्रवेश करवाया गया। खाना खाया भाई ने और फिर अलाउद्दीन खिलजी कहता है जी कि मुझे रानी पद्मिनी को देखना है। भाई साहब जैसे ही यह बात कही गई, तलवारें निकाल ली राजपूतों ने। क्या कहा? तुम्हारी इतनी औकात कैसे हो गई, तुम्हारी इतनी हिमाकत कैसे हो गई, तुम्हारी राजमाता पद्मिनी के बारे में, जो कन्या राजमाता पद्मिनी के बारे में यह बात कैसे कह सकते हो? लेकिन रतन सिंह ने मामले को संभाला, ठीक है। और मेरे दोस्त, तय हुआ कि पानी में पद्मिनी की परछाई दिखाई जाएगी, पद्मिनी की परछाई दिखाएगी। अलाउद्दीन खिलजी ने ठान लिया कि मुझे राजमाता पद्मिनी को प्राप्त करना है। बहुत गजब की घटना है सर, सुनिएगा। अब अलाउद्दीन खिलजी वापस जा रहा था तो रतन सिंह जी से कहता है मुझे बाहर छोड़ने नहीं चलोगे? चलेंगे साहब, मेहमान है जी, हमारे यहाँ परंपरा है कि मेहमानों को बाहर तक छोड़ने जाया जाता है। हालांकि इसके पीछे यह भी है कि भाई साहब कहीं वो मेहमान दोबारा वापस नहीं आ जाए। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे प्यारे साथियों, अब साहब अलाउद्दीन खिलजी को बाहर छोड़ने गए तो रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी धोखे से कैद कर लेता है, बंदी बना करके दिल्ली ले जाता है और पत्र भेजता है, कहाँ? चित्तौड़, कि तुम मुझे रानी पद्मिनी दो, मैं तुम्हें रतन सिंह दूंगा। पद्मिनी चातुर्य का प्रतीक है, बड़ी बुद्धिमान महिला सर, बेहद बुद्धिमान, शालीन और इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट, चातुर्यता का प्रतीक है सर पूरी कहानी। पद्मिनी अपने सामंतों के साथ एक मंत्रणा करती है और निश्चय करती है कि 1600 डोलियों में चित्तौड़ के सैनिक पद्मिनी और उनकी सहेलियों का वेश धारण करके दिल्ली जाएगी और एक शर्त रखे जाएगी कि सबसे पहले पद्मिनी जो है वह रतन सिंह से मुलाकात करेगी। ठीक है साहब, मामला तय हो गया। अलाउद्दीन ने कहा जी स्वागत है आपका, ठीक है। अब इसके बाद की कहानी को थोड़ा सा इस तरह समझिए। दिल्ली गए साहब, कौन गए? हमारे मेवाड़ के सैनिक दिल्ली जाते हैं, ठीक है, महिलाओं के वेश में थे। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी की कैद से, याद रखिएगा, रतन सिंह को छुड़ाया, चित्तौड़ लेकर आए। मार्ग में संघर्ष हुआ। गोरा और बादल दो बड़े महान सेनापति रहे हैं,
गोरा कौन था? पद्मिनी का चाचा। बादल कौन था? पद्मिनी का भाई था। लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। रावल रतन सिंह ने संघर्ष किया, लेकिन दुर्भाग्य से यह भी वीरगति को प्राप्त हो गई। और 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। राजमाता पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 महिलाओं ने जोहर की अग्नि जलाई और उसमें अपने आप को अर्पित कर दिया। यह मेवाड़ के इतिहास का पहला जोहर माना जाता है, यह बात याद रखना। तारीख 26 अगस्त 1303 है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ के किले में प्रवेश किया तब तक सब कुछ जल चुका था, कुछ नहीं बचा था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने कत्ले आम करवाया। खिजर खान जो उसका बेटा था, इसे चित्तौड़ का प्रशासक बनाया और चित्तौड़ का नाम बदल करके इसके नाम पर क्या कर दिया? याद रखिएगा, खिजराबाद कर दिया। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब जरूर साझा करिएगा। तो ये थी पद्मिनी की कहानी, कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। मेरे दोस्त, खिजर खान यहाँ का क्या बन गया जी? प्रशासक बन गया। यहाँ तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि चीजें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। क्लियर हो गई सर? 1312 ईस्वी की बात है। अलाउद्दीन खिलजी भाई साहब बीमार पड़ जाता है, ठीक है ना। और जैसे अलाउद्दीन खिलजी बीमार पड़ा तो दिल्ली चला गया खिजर खान। अब प्रश्न आया, मेवाड़ को कौन संभालेगा? तो मेवाड़ की जिम्मेदारी दी गई मालदेव सोनगरा को, जिसे हम इतिहास में क्या कहते हैं? मालदेव मुच्छाला भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? याद रखना, मालदेव मुच्छाला भी कहते हैं। इसे नैतिक जिम्मेदारी दी गई और फिर बाद में इसकी मृत्यु के बाद जय सिंह सोनगरा के पास में यह जिम्मेदारी आ गई, जिसे हम जैसा सोनगरा कहते हैं। ठीक है। इस जैसा सोनगरा को 1326 ईस्वी में हरा दिया जाता है, किसके द्वारा? तो याद रखना, सिसोदा का एक जागीरदार था हरि सिंह। ठीक है। इस हरि सिंह का एक पुत्र था और उस पुत्र का नाम होता है हमीर। ठीक है। हमीर हरा देता है और यह हमीर चित्तौड़ को जीत लेता है। चित्तौड़ को जीत लेता है, चूंकि सिसोदा का रहने वाला था, इसीलिए हमीर ने मेवाड़ की इतिहास में सिसोदिया वंश की स्थापना करी। यही हमीर है जो मेवाड़ के इतिहास में राणा शाखा का संस्थापक होता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये थी हमारे मेवाड़ के इतिहास में एक बहुत गजब की घटना जो आप लोगों के लिए उपयोगी है। तो अब अगला राजा जो गद्दी पर बैठा उसका नाम क्या होता है? सर याद रखना जी, राणा हम्मीर। राणा हम्मीर जो है मूल रूप से 1326 में गद्दी पर बैठा और 1364 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। ठीक है। राणा हम्मीर के बारे में महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों को याद रखनी है वह क्या रखनी है कि भैया यह राणा शाखा का संस्थापक है। राणा शाखा व सिसोदिया वंश का संस्थापक। बताओ भाई कौन से वंश का संस्थापक है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, सिसोदिया वंश का संस्थापक है। क्योंकि इसने मेवाड़ को विषम परिस्थितियों से निकाला था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है जी? इसे कहा जाता है विषम घाटी पंचानन। बताओ क्लियर हो गई? इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जी मेवाड़ का उद्धारक। बताओ भाई क्या कहा जाता है जी? मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। क्लियर हो गई? वीर राजा इसे कहा गया है, हिंदू राजा भी कहा जाता है। इसके समय की केवल एक महत्वपूर्ण घटना यह है कि हमीर देव है हमारे राणा हमीर, इन्होंने 1336 ईस्वी का एक युद्ध हुआ और इस युद्ध का नाम आता है सिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध आता है जी? द बैटल ऑफ सिंगोली। इस सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को यह हरा देता है और कौन जीत जाता है? हमीर जीत जाता है। बस दिल्ली सल्तनत के साथ यही संबंध है। तो हमने मेवाड़ के इतिहास में दिल्ली सल्तनत के साथ संबंधों को देखा कि अमीर ने 1336 के सिंगोली के युद्ध में और दिल्ली के शासक मोहम्मद बिन तुगलक को हरा दिया था। बताओ भाई क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए अब देखो, फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे दोस्त एक सुनहरा अवसर आप लोगों के लिए है। अवसर क्या है? थोड़ा सा इस अवसर को समझने की कोशिश करिएगा। अवसर ये है मेरे प्यारे साथियों कि हमने काव्य क्लासेस कोटा के यहाँ पर ऐप पर मेरे द्वारा यानी कि चंदू जैन के द्वारा स्कूल व्याख्याता का द्वितीय प्रश्न पत्र का बैच चल रहा है। लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, पूर्णतः नवीन पैटर्न पर आधारित है। लाइव क्लास, डाउट क्लियरिंग सेशन, टॉपिक वाइज टेस्ट, प्रिंटेबल नोट्स है, कंप्लीट कोर्स है, टाइम बाउंड है, यूजफुल फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम है। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप तैयारी करते हैं आरपीएससी स्कूल व्याख्याता की
तो यह कोर्स आपके लिए बड़ा गजब का है। अगर इसके अलावा आप तैयार करते हैं केवीएस, एनवीएस, DSSB आदि भर्ती परीक्षाओं की, तो आपके लिए है। आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड की कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की कर रहे हैं, इसके अलावा आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे हैं, महाराष्ट्र की, गुजरात की, हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, तब भी इतिहास विषय का यह कोर्स आपके लिए उपयोगी है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं 8802060952 मोबाइल नंबर पर कॉल करके। किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर से काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या क्या पढ़ा मेरे दोस्त, और लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां से डाउनलोड करिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने पढ़ा है आज हमारे इतिहास में दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़ का संबंध। शुरुआत करते हैं जैत्र सिंह से, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जैत्र सिंह जो है, उनके द्वारा क्या महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया गया, तो जैत्र सिंह ने 1226 में भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को पराजित किया। ठीक है, और याद रखिएगा 1248 में नासिरुद्दीन महमूद को पराजित कर देते हैं। इसके बाद जैत्र सिंह तेज सिंह गद्दी पर बैठे। क्लियर हो गई, कौन बैठे भाई गद्दी पर? तेज सिंह। अब तेज सिंह के समय एक महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि इन्होंने बलबन के जो दिल्ली का राजा था उसे पराजित किया और परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि को धारण किया। समर सिंह गद्दी पर बैठे 1299 में। समर सिंह ने अलाउद्दीन के दो सेनापतियों उलूग खान और नुसरत खान को हराया। रावल रतन सिंह के बारे में हमने पढ़ा कि 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ को जीत लेता है। ठीक है, राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी का सहयोग किया था और इसी समय चित्तौड़ के इतिहास का पहला जौहर रानी पद्मिनी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इसके बाद राणा हमीर और राणा हमीर ने 1336 ईस्वी के सिंगोली के युद्ध में जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी, हमें जरूर साझा करिएगा। आपके साथ कल फिर मुलाकात करूंगा, तब तक बने रहें आप काव्य क्लासेस कोटा चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मेरे दोस्त, इसी तरह स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। बहुत बहुत आभार। कोर्स जो है आप काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।